एक कहावत है दोस्तों, ऊपर उठने की आदत डाल लो क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। और ऐसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है इंडिया के साथ। वेस्टर्न कंट्रीज और चाइना को हमारी तरक्की रास नहीं आ रही है, उनका फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा है। भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, भारत एक डेवलप्ड देश की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप कल्चर तेजी से ग्रो हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वेस्ट और चाइना हमें दबाने की कोशिश कर रहा है, कभी सोशल अटैक करके तो कभी इकोनॉमी पर अटैक करके। और वेस्टर्न मीडिया की हिपोक्रेसी और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा भी दिखाई देता है। चलिए इन्हीं अटैक्स के बारे में आगे बात करते हैं। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा काम आपको अच्छा लगता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। करीब 4 से 5 महीने पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने एक मीटिंग में ठीक कहा था कि इंडिया पर आने वाले टाइम पे अटैक होने वाले हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। और ये बातें सच होते हुए दिखाई दे रही है, जैसे कि बीबीसी की कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्री, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ऑन अदानी एंड चाइना का साइबर अटैक। हमारे भारत की फॉरेन पॉलिसी स्वतंत्र है और हमारी सरकार किसी के दबाव में आकर कोई डिसीजन नहीं लेती है। इसी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के कारण हम हमारी बातें दुनिया के सामने रख पाते हैं। हमारे फॉरेन पॉलिसी की तारीफ बहुत सारी कंट्रीज करती है, लेकिन कुछ कंट्रीज है जिन्हें ये खटकती है। अब अटैक्स पे आते हैं। अटैक नंबर 1, चाइना का साइबर अटैक। चाइना के कुछ हैकरों ने मिलकर भारत के सबसे बड़े और एडवांस हॉस्पिटल एम्स पर साइबर अटैक किया और 100 से भी ज्यादा सर्वर्स को हैक किया था। और इसी चुराए हुए डेटा के बदले उन्होंने करोड़ों रुपए की मांग की थी और वो करीब 3 से 4 करोड़ लोगों का डेटा था, पर उनमें से सिर्फ 5 सर्वर का डेटा रिट्राइव किया गया। लेकिन अभी भी हमारी प्रोब एजेंसीज ने वो पर्सन है या ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जैक्ट कौन है ये पता नहीं लगाया है। अब अटैक नंबर 2 पे आते हैं, बीबीसी का सोशल अटैक। बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन, इनके एंटी इंडिया स्टांस के बारे में तो आपको पता ही होगा और नाम से ही पता चलता है कि ये कहाँ की कंपनी है। इन्होंने रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री पब्लिश की थी देश के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, जो कि कंट्रोवर्शियल है। इनके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ। अजीब लोग है जो खुद की जिंदगी में कम और दूसरों की जिंदगी में ज्यादा झांक कर देखते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और इनकी हिस्ट्री हमें भी पता है और इन्हें भी पता है, लेकिन बीबीसी ऐसा क्यों कर रहा है? इतनी सारे कंट्रीज में से भारत ही क्यों और इसी टाइम पे क्यों? मेन रीजन ये है कि पूरे वर्ल्ड का फोकस 2023 में इंडिया के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि इंडिया इस साल G20 समिट और SCO समिट होस्ट करने वाला है। साथ ही एक इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश एमपी के अकॉर्डिंग इस डॉक्यूमेंट्री का टाइम कंट्रोवर्शियल है और इसी के साथ पाकिस्तानी ब्रिटिश एमपीज इस डॉक्यूमेंट्री का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ ही ये डॉक्यूमेंट्री हमारे सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग को भी इंसर्ट करती है। कुछ लोग इस डॉक्यूमेंट्री का सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग इस डॉक्यूमेंट्री का विरोध कर रहे हैं। हालांकि ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज होते ही हमारे गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया। देखिए, इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है, जहाँ पे हमें पूरा अधिकार है हमारे पॉलिसीज के बारे में, हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में जानने का, उन्हें समझने का। हम हमारी सरकार खुद चुनते हैं, ये हमारा अधिकार है। लेकिन यहाँ पे एक फॉरेन एंटिटी आती है और वो डिसाइड करती है कि हमारी इमेज कैसी होगी, एंड दिस इज नॉट फेयर। अगर हम पीछे हिस्ट्री में चलते हैं तो देखेंगे कि वही सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात की थी। कहा था कि आपको रिजर्वेशन मिलेगा। उनका एजेंडा ये नहीं था कि हमको रिजर्वेशन मिले, उनका एजेंडा हमको सेपरेट करने का था, हमको तोड़ने का था। और अभी भी ये यही करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कंट्री में जिस तरह के डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं तो बहुत आसान है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना। और इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा कुछ दिखाया गया है कि उसकी वजह से देश में दंगे हो सकते हैं। हमारी सरकार और सिक्योरिटी एजेंसीज बोल रही है कि एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। भारत में हम सब लोग शांति से एक साथ मिलकर रहते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, और तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अगर किसी फॉरेन एंटिटी के कारण हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता पर प्रभाव पड़ सकता है तो इसे ये माना जा सकता है कि एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। और मेरे इस एक्सप्लेनेशन से या ओपिनियन से बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे और मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्री किसी भी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर होती तो सिनेरियो कुछ अलग होता। लेकिन आपने पीएम मोदी को खुद चुना है एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो वो हमारे देश के सुप्रीम लीडर है। और मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर किसी पार्टी का नहीं होता है, वो देश का होता है। हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर आप अपने देश के लीडर का साथ दोगे या फॉरेन एंटिटी का साथ दोगे, ये आप डिसाइड कीजिए। अब आते हैं अटैक नंबर 3 पर, हिंडनबर्ग का स्टॉक मार्केट पर अटैक। रिसेंटली हिंडनबर्ग ने अदानी के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की, जहां पर उन्होंने अदानी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए और 2 से 3 दिन के अंदर ही अदानी ने $61 बिलियन लूज किए और स्टॉक मार्केट में एक भारी डिप देखने को मिला।
तो आप कह सकते हैं कि ये इंडिया के इकोनॉमी पर अटैक था। बहुत से लोग इस स्टेटमेंट से भी डिसएग्री कर सकते हैं। ये अटैक तो अदानी पर था, तो इंडियन इकोनॉमी पर कैसे हो सकता है? इसका रीजन भी मैं आगे बताता हूँ और हिंडनबर्ग और अदानी के बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन हिंडनबर्ग ने ऐसा क्यों किया? इन्होंने ऐसा पहली बार नहीं किया है, इन्होंने बहुत सारे कंपनीज के साथ ऐसे पहले भी किया हुआ है और ये इसी से पैसा कमाते हैं। जब ये पर्टिकुलर कंपनीज के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जिसमें बहुत सारे आरोप लगे हुए होते हैं, तो जाहिर सी बात है लोग पैनिक के चलते अपने शेयर्स को सेल करते हैं और यहाँ पर ये कंपनी शॉर्ट सेलिंग करके करोड़ों रुपए कमाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ अदानी के साथ। पर अदानी ही क्यों? देखिए, अदानी कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। ये कई सारे पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स होल्ड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हाईवेज बनाती है। गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी इन्हीं को मिलते हैं। अदानी पिछले कुछ सालों में इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बनी है और इनके कंपनीज के स्टॉक्स बहुत ज्यादा ग्रो हुए थे और गौतम अदानी दुनिया के फास्टेस्ट रिचेस्ट आदमी बने थे। तो जाहिर सी बात है इस कंपनी के साथ ऐसा कुछ होता है तो पूरे इंडिया के डेवलपमेंट पे असर पड़ सकता है। अदानी भारत के डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर इनके साथ कुछ ऐसा होता है तो पूरे इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है और कुछ ऐसा ही देखने को मिला। और ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का पैसा डूबा है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक इकोनॉमी पर अटैक था। और जैसे ही अदानी के शेयर सेल होते गए, उनके CFO ने ये कहा, ये जालियनवाला बाग हत्याकांड जैसा है, जैसे एक ब्रिटिशर्स के कहने पर हमारे ही लोगों ने हमारे ही लोगों पर गोलियां चलाई। मतलब एक बाहरी कंपनी की रिपोर्ट को देखकर भारत के लोगों ने ही भारत के कंपनी के स्टॉक सेल किए। ये स्टेटमेंट कितना रियलिस्टिक है ये आप डिसाइड कीजिए। अब जो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट पब्लिश की है उसमें कई बातें तो हवाबाजी है। अगर ये रिपोर्ट सच में पूरी सच होती तो अदानी के शेयर्स फिर से कैसे बढ़ते? और बहुत सारे बिजनेसमैन अदानी का सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आनंद महिंद्रा। उन्होंने एक ट्वीट करके क्लियर मैसेज दिया है, ना सिर्फ हिंडनबर्ग को बल्कि पूरे वर्ल्ड को, नेवर एवर बेट अगेंस्ट इंडिया। देखिए दोस्तों, भारत के लोगों को ऐसे अटैक्स को झेलना सीखना होगा, स्ट्रॉन्ग बनना होगा, अपडेटेड रहना होगा और जब भी कभी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो दोनों साइड से सोचना होगा और अपने देश के हित में क्या है ये मद्देनजर रखते हुए फिर डिसीजन लेना होगा। शायद फ्यूचर में आपको ऐसे कई सारे अटैक्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।